जी, ब्रेक से आ गए वापस और आपको कहेंगे वेलकम बैक और साथ-साथ बात करूँगी कि जिस तरह इंसान की जैसे-जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, तो उसके साथ-साथ जो है उसमें उसकी ख़ास तौर से जो स्किन है उसमें तब्दीलियाँ नज़र आती हैं और चेहरे पे सबसे पहले आपकी नज़र पड़ती है और आप यही कोशिश करते हैं कि उसको किस तरह से फ्रेश और शादाब रखा जाए और ख़ास तौर से ये कि उस पे ऐसी कौन-सी ट्रीटमेंट्स या ऐसी कौन-सी क्रीम्स या ऐसे कौन-सी रेमेडीज़ हैं उसको इस्तेमाल करके जो है आप उसे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। मगर ये सब करते-करते आप जो है बाज़ दफ़ा ऐसी गलतियाँ कर लेते हैं जिसकी वज़ह से आपकी स्किन बेहतर होने के बजाय मज़ीद जो है वो ख़राब हो जाती है और वो फ्रेशनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसी क्या गलतियाँ हैं, उसको किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं और आपको हम क्या टिप्स इस वक़्त जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, क्या दे के जाएँगे, ये आप जब इस प्रोग्राम को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। तो हमारे साथ जो गेस्ट हैं, मैं चाहूँगी पहले आपसे उनकी मुलाकात करा दूँ ताकि मैं कम आपसे बात करूँ, आप उनसे जो है ज़्यादा सुनें और आपके मसाइल जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ना सिर्फ हल कर सकते हैं बल्कि बता भी सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर बिलाल शम्स साहब हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। इनसे पूछेंगे कि भाई ये जो बात मैंने कही है किस हद तक दुरुस्त है कि हम अपनी स्किन को बिगाड़ने में हमारा खुद का कितना हाथ होता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिलाल, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम मानूर, सुबह खैर। आप खैरियत से हैं? जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब सबसे पहले इसी बात से शुरू करते हैं ना कि हमारा खुद का कितना हाथ होता है कि हमारी नेचुरल जो स्किन होती है उसको हम कहीं से भी कोई भी क्रीम उठा लेते हैं, कोई भी टोटका देख लेते हैं, किसी से भी पता कर लेते हैं। हम इतने खुद से डॉक्टर हो गए हैं कि हम यूट्यूब से फ़ौरन निकाल के वही चीज़ें इस्तेमाल करने लग जाते हैं जो पूरी दुनिया में हर एक की स्किन क्योंकि कहते हैं डिफरेंट है तो उसके लिए डिफरेंट तरीका इख्तियार करना चाहिए। क्या कहेंगे? जी मानूर, हम सोशल मीडिया के दौर में रह रहे हैं। हुँ, हर कोई जो है ना इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब से वीडियोज़ देख के या ऑनलाइन मेडिकेशन परचेज़ करके ना अपने स्किन के ऊपर इस्तेमाल शुरू कर लेता है। हुँ, ऑनलाइन जो भी चीज़ें आपको नज़र आती हैं वो एडवर्टाइज़ हो चुकी होती है। उसकी जो आपको बिफोर एंड आफ्टर्स या जो वीडियोज़ नज़र आ रही होती हैं, बेसिकली उसमें बहुत सारा गेम जो है ना वो फ़िल्टर्स का और वीडियो एडिटिंग का होता है। हुँ, तो दूसरी बात, ज़रूरी बात ये है कि आप जो भी सुनें या जो भी देखें, खुद से उसको यकीन ना करें जब तक आप किसी एक्सपर्ट की राय ना लें। क्योंकि आपको अपने स्किन केयर रूटीन के बारे में उतना नहीं पता होता जो एक्सपर्ट को पता होता है। जी, सो ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो एक्सफोलिएशन है, चाहे वो रेटिनॉल्स, चाहे वो क्लींजर्स, ये इसके अलावा इवन मॉइस्चराइज़र, सनब्लॉक्स वगैरह का इस्तेमाल बगैर किसी एक्सपर्ट के आपको नहीं करना चाहिए। ठीक। आपको पहले अपने स्किन केयर रूटीन के बारे में अपने डर्मेटोलॉजिस्ट का एक विज़िट ज़रूरी। ठीक है। डॉक्टर साहब आपने कहा कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। आप इस वक़्त हमारे साथ हैं, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, ये तो एक हकीकत है कि उम्र गुज़रने के साथ-साथ जो है आपकी स्किन जो है उस पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन बेशक ये फ़र्क पड़ता है, इसको जो है किस उम्र से जो है अपनी स्किन रूटीन जो है उसकी केयर करनी चाहिए? कहते हैं कि आफ्टर 30 इयर्स जो है फ़ोकस करना चाहिए, लेकिन अब तो मैं देख रही हूँ जिस तरह आपने कहा सोशल मीडिया का दौर है, लोग जो हैं काफ़ी अवेयर हो गए हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, मानूर, स्किन केयर रूटीन के बारे में या स्किन केयर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, हुँ, अक्सर लोग आके ना ये क्वेश्चन करते हैं, डॉक्टर साहब मुझे कोरियन ग्लास स्किन चाहिए। अब उनका ये ख़्याल होता है कि कोरियन ग्लास स्किन जो है ना वो कोई प्रोसीजर का नाम है या पेशेंट जो है ना वो किसी मशीन के थ्रू गुज़र के ना वो कोरियन ग्लास स्किन जी, अचीव कर लेता है। बेसिकली आपका जो स्किन केयर है वो शुरू से आपको रखना है। जब आप एडोलेसेंस में दाखिल होते हो, यानी जब लड़के और लड़कियां जवान होने लगते हैं, हुँ, तब उनकी स्किन के अंदर चेंजेस आने लगती है। जी। उनके फेस के अंदर जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। हुँ, उसके आर्मपिट्स के अंदर बाकी ग्लैंड्स एक्टिव होना शुरू, तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाती है, जिसकी जी, वजह से पिंपल्स, एक्ने वगैरह ये स्टार्ट हो जाता है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट लेंगी ना, तो आपका स्किन बेहतर रहेगा। यहाँ से ये वो इंटरवेंशन है कि यहाँ डर्मेटोलॉजिस्ट की एंट्री ज़रूरी है। हुँ, हुँ, आप खुद से अपने एक्ने को ना ट्रीट करें, आप खुद से अपने पिंपल्स को ना ट्रीट करें, हुँ, आप यहाँ से डर्मेटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व कर लें। जी, इसके अलावा सडनली किसी को चिकन पॉक्स स्टार्ट हो जाता है। अब आपको पता है ना, चिकन पॉक्स किसी भी एज में हो सकता है। जी, स्पेशली अगर एडल्ट एज में हो जाए तो फिर तो उसके स्कार्स बनते ही बनते हैं। तो हुँ, वहाँ पे आप जो है ना एक एक्सपर्ट की राय लें। अगर आपका स्किन बिल्कुल नॉर्मल भी है,
फिर भी मेरे ख्याल से एटलीस्ट वन्स इन अ ईयर आप जब विज़िट करेंगी किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की, तो वो आपको बता सकता है कि आपने इस नॉर्मल स्किन के साथ क्या करना है, कैसे इसके साथ इसका केयर करना है। हुँ, आपकी लाइफ़ के अंदर जब आप पिकनिक पे जाते हो, जब आप अ, लेज़र टूर्स पे जाते हो, मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। जी। कभी हम हॉप हॉप बस में जब बैठते हैं, तो आपका ये ख़्याल होता है कि आपको सन रेज़ से मुकम्मल प्रोटेक्शन है क्योंकि बादल बादल है वहाँ पे, हुँ, लेकिन हुँ। बादलों के अंदर भी जो है ना अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ सकती है। आपको सनबर्न हो सकता है, आपको स्किन टैनिंग हो सकता है। तो एक एक्सपर्ट की राय जो है ना वो आप इन ओकेजन्स पे ज़रूर लें। ठीक है। डॉक्टर साहब फिर ऐसे में ये सन ब्लॉक के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी है सन ब्लॉक को जो है यूज़ करना? आपने इस तरह कहा कि बादल हैं और फिर भी सन रेज़ेज़ जो है आप पे आ सकती हैं। इसी तरह मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप किचन में भी काम करें तो जब भी आप सन ब्लॉक लगा के जो है अप्लाई करें और फिर आप किचन में काम करें। महानूर सन एक्सपोज़र जो है ना वो स्किन का सबसे बड़ा डैमेजिंग एक हुँ, फैक्टर हो हुँ, सकता है। लेकिन अगर आप प्रिवेंट करेंगी अपने आप को सन एक्सपोज़र से, आपको सन ब्लॉक का करेक्ट इस्तेमाल आना चाहिए। अगर आपका स्किन जो है ना ऑयली है, तो आप सीबम कंट्रोल जेल जिसको केमिकल सन ब्लॉक्स कहते हैं, उसका हुँ, इस्तेमाल करें। हुँ, और नॉर्मली ख़वातीन के अंदर तो बहुत पॉपुलर है टिंटेड सन ब्लॉक। यानी फिजिकल सन ब्लॉक्स जो हुँ, सफेद-सफेद नज़र आते हैं। हुँ, मर्द अमूमन अवॉइड करते हैं उन सन ब्लॉक्स को क्योंकि उनकी आईब्रोज़ के अंदर और जिनकी मस्टेच और बियर्ड का एरिया है ना, जो दाढ़ी वाले हज़रात हैं, उनकी दाढ़ी में वो नज़र आना शुरू हो तो वो जी, सीबम कंट्रोल जेल या ट्रांसपेरेंट सन ब्लॉक का इस्तेमाल बेहतर समझते हैं। सन ब्लॉक उन एरियाज़ में जहाँ पे ओज़ोन लेयर डैमेज है जैसे अ अर्थ के ऊपर कुछ एरियाज़ हैं आप न्यूज़ीलैंड कह लें, ऑस्ट्रेलिया के लिए, वहाँ तो हर 2 घंटे बाद लगाना चाहिए। जी, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर आप सुबह ज़रूर लगाएँ ऑफ़िस जाते हुए और ज़ोहर के वक़्त जब आप वज़ू वज़ू कर करके। लें और वॉश आउट हो जाए या पसीने की वज़ह से किसी तरह वॉश आउट हो जाए, तो आप उस टाइम भी आफ्टरनून के बाद भी आप दोबारा इस्तेमाल कर लें। तो ठीक है। सन ब्लॉक आपके फेस के ऊपर, आपके इंटीरियर ऑफ द नेक, बैक ऑफ द नेक हुँ। अगर आप हाफ स्लीव्स पहनते हैं तो आप इवन आर्म्स के फोर आर्म्स के ऊपर आप लगा सकती हैं। ठीक है। आपने कहा कि सन ब्लॉक जो है हम सुबह और हम दोपहर में लगा सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के जी। हिसाब से आपने बताया। यहाँ पे एसपीएफ की मैं बात करूँगी कि एसपीएफ जो है हम लोग कहते हैं अगर 50 है, 60 है, 70 जितना बढ़ता चला जाता है उतना जो है बेहतर सन ब्लॉक है। कि ऐसा है या नहीं ये आपसे जानते हैं लेकिन एक कॉल है पहले कॉलर से बात कर लेते हैं, पूछते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं और फिर इस बात का भी आप जवाब दीजिएगा कितना एसपीएफ जो है वो ज़रूरी है इस्तेमाल करना, ख़ास तौर से हमारे मुल्क में जहाँ पे सन रेज़ेज़ डायरेक्ट जो है आपको हिट करती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी, वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? सुबह ख़ैर। दोस्तों जी, क्या पूछेंगे? डॉक्टर साहब से कुछ पूछना है आपने? जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा था कि मेरे बाल जो है ना सफ़ेद हैं और गिर भी रहे हैं ना, तो डॉक्टर साहब बता दें कौन-सा शैम्पू अच्छा है ठीक बालों है, का? ठीक है, ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप ये ऑन एयर इसका जवाब सुनें। डॉक्टर साहब इन्होंने पूछा कि बाल गिर रहे हैं और व्हाइट हो रहे हैं, तो कौन-सा शैम्पू बेस्ट है? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है मानूर। लोगों का ख़्याल है कि शैम्पू के इस्तेमाल से बाल गिरना रुक सकते हैं। हुँ, शैम्पू सिर्फ़ स्कैल्प क्लींजिंग करता है। इसके अलावा शैम्पू के कुछ इंग्रीडिएंट्स जो है ना आपके खुश्की को या डैंड्रफ को या सेबोरिक डर्मेटाइटिस को ट्रीट कर सकते हैं हुँ, और कुछ ऐसी डिज़ीज़ेज़ जैसे सोरायसिस उसके अंदर भी ये जो स्कैल्प की जो फ्लैक्स हैं वो कंट्रोल हो सकते हैं। जी, बाकी शैम्पू का कोई रोल नहीं है बाल सफ़ेद को काला करने में या काले को सफ़ेद करने में या हेयर फॉल रुकने में। हुँ, तो शैम्पू का करेक्ट इस्तेमाल आपके अंडरलाइंग स्कैल्प की जो स्किन है ना उसके ऊपर बेस्ड है। हुँ, अगर आपका स्कैल्प जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश्की वाला है, तो फिर आप उन शैम्पूज़ का इस्तेमाल करते हो, जिसमें सेलेनियम सल्फाइड है, जिसमें क्लिम्बाज़ोल है, जिसमें कीटोकोनाज़ोल है, हुँ, सैलिसिलिक एसिड वगैरह। तो ये जो इंग्रीडिएंट्स है बेसिकली आपके अंडरलाइंग जो प्रॉब्लम्स है ना स्कैल्प के उसको ट्रीट करते हैं। बाकी नॉर्मल शैम्पूज़ का कोई रोल नहीं है हेयर फॉल के अंदर, वो ठीक है। वॉश आउट हो जाते हैं। तो शैम्पूज़ का बाल सफ़ेद होने में कोई रोल नहीं अच्छा,
बाल सफेद होना जो है ये बजाते खुद एक मसला है अपने अंदर, हम्म। जिसको हम कैनेशीज कहते हैं या प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स कहते हैं। अब प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स या तो जेनेटिक होते हैं या फिर एक्वायर्ड होते हैं। जी। अगर तो जेनेटिक है तो फिर तो उसका कोई अच्छा ट्रीटमेंट अब तक मौजूद नहीं है। और अगर आपको एकदम से बालों के अंदर सफेद पैचेस नजर आना शुरू हो जाए, तो या तो ये कोई अंडरलाइंग स्किन डिजीज है, जैसे बर्स की बीमारी या फुलबेरी या विटिलिगो जी। आपके स्कैल्प के अंदर जब अपीयर होना शुरू हो जाती है तो उन बालों को भी सफेद कर देती है। तो आप ये देख लें कि स्किन साथ में सफेद तो नहीं हो रहा। अगर हम्म। स्किन सफेद नहीं हो रहा और आपके सिर्फ बाल ग्रे हो रहे हैं, फिर या तो कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है जी। या स्मोकिंग वगैरह, ये स्ट्रेस, ये चीजें अवॉइडेबल हैं, ये चीजें रिवर्सिबल हैं, जबकि आपका अगर जेनेटिक है फिर रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जेनेटिक अगर कोई मसला है तो वो रिवर्स नहीं होता, उसको फिर आपको फेस करना पड़ता है, लेकिन ट्रीटमेंट्स इसके लिए हैं यकीनन। और आप किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट से जाके मिलें तो जब भी आपको इसके बारे में पता चलेगा। डॉक्टर साहब, यहाँ पे ख़वातीन ख़ास तौर से जो हैं, हम देखते हैं कि अभी शुरू में भी बात की कि अपने स्किन को सबसे ज़्यादा ख्याल भी ख़वातीन ही करती हैं, लेकिन अब मर्द हज़रात भी करने लग गए हैं, जिस तरह आपने खुद अपना भी एक्सपीरियंस बताया। तो यहाँ पे आप ख़वातीन और मर्दों के हवाले से बताइएगा कि क्या जो नाइट रूटीन है उसमें जो हम क्रीमें यूज़ करते हैं, क्या ख़वातीन के लिए भी सेम क्रीम्स होती हैं और मर्दों के लिए भी होती है? क्योंकि हमने ये देखा है कि रंग गोरा करने वाली तो डिफरेंट अब क्रीम्स भी आ गई हैं और फेस वॉश भी आ गए हैं। जी। महानूर, वो ये जो रंग गोरा करने वाला चक्कर है ना, हुँ। इसके अंदर कुछ ऐसी क्रीम्स हैं जो सेफ हैं और कुछ ऐसी हैं जो सेफ नहीं हैं। हुँ। अब जिनको स्किन टैनिंग है, जिनको मेलास्मा है, जिनको हाइपर पिगमेंटेशन है, चाहे वो खवातीन हो या मर्द हुँ। हो, हुँ। वो अपने चेकअप के बाद उन क्रीमों को उनको अमूमन हम एडवाइस करते हैं जिसके अंदर टायरोसिनेज इनहिबिटर्स होते हैं। टायरोसिनेज इनहिबिटर्स का मतलब है जो स्किन को डार्क करने वाला पिगमेंट है मेलानिन। हुँ। मेलानिन का जो फॉर्मेशन का पॉइंट है उसके अंदर टायरोसिनेज एंजाइम का बड़ा रोल है। तो हम उनको अमूमन या तो अल्फा आर्बिटिन कंटेनिंग क्रीम्स या फिर हाइड्रोक्विनोन कंटेनिंग क्रीम्स या कोजिक एसिड या इस तरह की और चीजें, लिकोरिस एक्सट्रैक्ट हो गया, ग्लूटाथायोन, जी। विटामिन सी, ये जो एजेंट्स क्रीम्स के अंदर होती हैं, इससे जो है ना स्किन टैनिंग कम होती है, हाइपर पिगमेंटेशन कम होता है, इससे मेलास्मा कम होता है। हुँ। ये इंग्रेडिएंट्स सेफ हैं, लेकिन अगेन ये आपको आपका एक्सपर्ट, आपका डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता सकता है कि जिसके ऊपर लिखा हुआ क्या वाक़ई उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं बिल्कुल। या फिर उसके अंदर मर्करी और स्टेरॉइड्स वग़ैरह। तो अपने तौर पे आपने क्रीम्स नहीं लेनी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर बिलाल हमारे साथ थे और उन्होंने यही कहा कि हमें अगर अपनी स्किन का ख़्याल करना है तो सबसे पहले ख़्याल करने के लिए आपको थोड़े से पैसे खर्च करने होंगे अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके, और वही आपको सही तरह गाइड कर सकते हैं कि ये तमाम, ये कोजिक एसिड हो गया या मेलानाइन हो गया, जो भी क्रीमों के अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो सही हैं या नहीं। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएँगे और आपकी फ़िटनेस की बात करेंगे कि किस तरह से जो है अपने आप को आप ना सिर्फ फिट रख सकते हैं बल्कि वज़न को कैसे कम कर सकते हैं। रहिएगा हमारे साथ।